कैसे हो आप सब? उम्मीद करते एकदम मस्त होंगे, झक्कास होंगे, क्योंकि दिशा मैम की पलटन हमेशा होती है एकदम झक्कास। आज मैं आपके लिए सिलेबस से थोड़ा सा हटकर टॉपिक यहाँ पे लेकर आई हूँ, जहाँ पे हम जो सिलेबस में पढ़ते हैं, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बिजनेस में पढ़ते हैं कि कैसे ये जो इकोनॉमी है हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है, हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करती है, हमारा जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो डायनामिक होता है, हमारे जो नेबर कंट्रीज होती है उनकी जो पॉलिटिकल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उनका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या होता है। ये चीजें जो किताबें में पढ़ते आए हैं वो हम आज रियल में यहाँ पे समझेंगे। अब तक आप सभी ने न्यूज में पढ़ ही लिया होगा, आप सभी को पता होगा कि बांग्लादेश में यहाँ पे क्राइसिस चल रही है। ठीक है, नेशनल लेवल पे काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे हो चुकी है, उनकी गवर्नमेंट टॉपल हो चुकी है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिजाइन करके कंट्री छोड़कर भाग चुके हैं, इंटरिम गवर्नमेंट अपॉइंट हो चुकी है। ये सब आपने तो सुन लिया होगा, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश में ये जो क्राइसिस यहाँ पे चल रही है उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे, हमारे इंडिया की इकोनॉमी पे क्या हो सकता है और हो भी सकता है या नहीं। ठीक है, तो हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी नेबरिंग कंट्री है, उनके इधर कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो उसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली देखेंगे बांग्लादेश क्राइसिस का इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, या हम पे क्या इंपैक्ट और किस तरीके से कहां पे हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीजें यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इंडिया बांग्लादेश में किस तरीके के ट्रेड रिलेशंस थे, किस तरीके से क्या हम इंपोर्ट करते थे, क्या हम एक्सपोर्ट करते थे, कितना मुनाफा कमाते थे, और अब उस मुनाफे का यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश के अगर ट्रेड रिलेशंस की बात करें, जहां पे अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो बांग्लादेश हमेशा इंडिया के लिए एक प्रो कंट्री रहा है। ठीक है, मतलब वो इंडिया प्रो कंट्री रहा है, हमेशा इंडिया को सपोर्ट करते आया है, हमेशा इंडिया के लिए वो एक फ्रेंडली कंट्री रहा है। राइट, तो हमारे ट्रेड रिलेशंस यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे। हम बांग्लादेश से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें जो टेक्सटाइल्स है वो एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट रहा है। उसके अलावा हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, या उसके अलावा इंजीनियरिंग पार्ट्स है, या अलग अलग केमिकल्स है, ये चीज़ें हम बांग्लादेश से इम्पोर्ट करते थे। मेजॉरिटी जो भी हम इम्पोर्ट करते थे उसमें से 50% आपका टेक्सटाइल था, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो अपने टेक्सटाइल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जाना जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज चाहे आप ले लो, चाहे ज़ारा है, चाहे H&M है, इंडिया की बहुत सारे जो ब्रांड्स है जो क्लोथिंग में डील करते हैं, उन सभी का कपड़ा जो है, टेक्सटाइल जो है, वो बांग्लादेश से अलग अलग डिजाइन जो है बन के यहाँ पे आता था। अब अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें, जो हम गुड्स इंपोर्ट करते थे फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, अगर वो टोटल इंपोर्ट्स की मैं बात करूं तो दैट वाज 15,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। 15,000 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और ये इंपोर्ट्स आज भी हम जारी रख रहे हैं। आज भी बांग्लादेश से इंपोर्ट्स अभी तो हो रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा, कौन सी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी, वो इंडिया के साथ कैसे ट्रेड रिलेशंस रखेगी, ऑब्वियसली इसमें अनसर्टेनिटी है और हमें यहाँ पे अभी तक पता नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो है एज अ कंट्री बांग्लादेश को जो एक्सपोर्ट्स करते थे वो इंपोर्ट से कई गुना ज्यादा था, एंड दैट वाज 90,000 करोड़। अब इसका मैं कारण भी बताती हूँ, बिकॉज बांग्लादेश जो है एक टेक्सटाइल डिपेंडेंसी वाली कंट्री है। बांग्लादेश का अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस देखोगे तो बांग्लादेश के इंटरनेशनल बिजनेस में से 85% जो भी उनका फॉरेन एक्सचेंज आता था वो सिर्फ और सिर्फ उनकी टेक्सटाइल मार्केट से आता था। तो बांग्लादेश सिर्फ इंडिया को नहीं, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज को टेक्सटाइल जो है भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, टेक्सटाइल बनाने के लिए कॉटन चाहिए होता है, एंड अलग अलग जो टेक्सटाइल मटेरियल्स है वो यहाँ पे चाहिए होता है। ये कॉटन, ये टेक्सटाइल के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो बांग्लादेश बहुत ही भारी मात्रा में इंडिया से इंपोर्ट करता था। तो एक तरीके से इंडिया जो है एक मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन टू बांग्लादेश था, और टोटल जो हम एक्सपोर्ट्स करते थे वो करीबन 90,000 करोड़ के करते थे। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, आप अगर इंडियन इकोनॉमी और बांग्लादेश इकोनॉमी का जो ट्रेड देखोगे, तो जो हम इंपोर्ट्स करते थे, ठीक है, दैट वाज 15,000 करोड़, और जो हम एक्सपोर्ट्स करते थे, मतलब उनको जो हम सेल करते थे, वो था यहाँ पे 90,000 करोड़। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से 75,000 करोड़ का सरप्लस क्रिएट कर रहे थे। 75,000 करोड़ हमारे पास यहाँ पे बच जा रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ा हम सरप्लस क्रिएट कर रहे थे, एंड बिकॉज हम दोनों में फ्रेंडली रिलेशनशिप था, हम दोनों मिलकर अपनी कंट्रीज को डेवलप करना चाहते थे, तो ये ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसीज डिस्कस कर चुका था और उसके ऊपर एग्री कर चुका था, जिसके बारे में आगे हम वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इंपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट है, जो हम करते थे, जिसकी वजह से हम ट्रेड सरप्लस यहाँ पे क्रिएट करते थे। इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन बांग्लादेश का था, तो इसका हम क्या करेंगे,
ये कॉटन अब हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या बांग्लादेश फिर भी इंडिया से कॉटन लेगा या नहीं लेगा, नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या डिसीजंस लेगी, जो गवर्नमेंट की फ्रेंडली रिलेशनशिप थी उसका क्या होगा, पहली चीज तो ये बहुत ही बड़ी अनसर्टेनिटी है। अगर ये क्राइसिस कंटिन्यू करती है तो इसका इम्पैक्ट 100% सारे टेक्सटाइल मार्केट्स के ऊपर होने वाला है, सारे क्लोथिंग मर्चेंडाइज के ऊपर होने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कपड़ा महंगा हो जाए, जिसकी वजह से हो सकता है कि कपड़ा का जो स्टॉक है वो लिमिटेड हो जाए, लिमिटेड डिजाइन्स मिल जाए, और सारे जो ब्रांड्स है जो रिटेल टेक्सटाइल्स में वगैरह डील करते हैं उनके ऊपर ये इम्पैक्ट जरूर आएगा। और हो सकता है आप भी जो कपड़े खरीदते हो वो यहाँ पे महंगे हो सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो क्राइसिस है कंटिन्यू करे। इसका और एक बहुत बड़ा कारण है कि बांग्लादेश, जैसे मैंने बताया, एक बहुत ही हाई मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल्स था, तो उनके पास बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर था टेक्सटाइल्स को बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। बहुत सारी फैक्ट्रीज थी जहाँ पे ये टेक्सटाइल्स जो है बनता था और वहाँ से एक्सपोर्ट होता था। अब बिकॉज वहाँ पे कंट्री में बहुत ही पॉलिटिकल इश्यूज हो चुके हैं, इंस्टेबिलिटी है, आंदोलन हो रहा है, ये टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को जलाया भी जा रहा है। अभी तक तो कुछ ही टेक्सटाइल फैक्ट्रीज यहाँ पे जली है, बट जो सारी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी उसमें से भारी मात्रा में ये जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट को बिलोंग करती थी, जो तभी इन पावर थे, एंड बिकॉज लोग उनसे बहुत नाराज है, उनके प्रॉपर्टीज को डैमेज कर रहे हैं। अगर ये टेक्सटाइल फैक्ट्रीज भारी मात्रा में जला दी गई, बहुत सारी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को नुकसान पहुंचा, तो आगे जाके टेक्सटाइल्स में शॉर्टेज आ सकता है, कंपनीज अपने टेक्सटाइल के रेट भारी मात्रा में बढ़ा सकती है, कपड़ा महंगा हो सकता है। जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट हम पे, हमारे कंज्यूमर्स पे, हमारी कंट्री पे हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन टेक्सटाइल मार्केट भी लेकर आया है। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो इंडियन टेक्सटाइल मार्केट के जो ऑर्डर्स है वो इंक्रीज हो चुके हैं। इंडियन टेक्सटाइल मार्केट जो है, जो कंपनीज है, उनके शेयर प्राइसेस यहाँ पे बढ़ चुके हैं। राइट, सवाल ये है बट इंडिया प्रिपेयर्ड है क्या? बिकॉज इंडिया के पास इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी तक हम बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल्स यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करते थे, तो इतने शॉर्ट टर्म पे ये हमें बढ़ाना या शॉर्ट टर्म पे ऑर्डर्स को फुलफिल करना, प्लस इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना एज अ फ्रेंडली कंट्री, एज ए नेबरिंग कंट्री, बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आगे हम जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है गवर्नमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एंड जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। काफी बार आपने देखा होगा कि जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है नेबरिंग कंट्रीज में, तो इसका इम्पैक्ट हमारे गवर्नमेंट बजट के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस के ऊपर भी होता है। किस तरीके से ये बांग्लादेश क्राइसिस का इम्पैक्ट हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, उनके रेवेन्यू के ऊपर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, बजट के ऊपर, एंड प्राइवेट सेक्टर और उनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर या उनके बिजनेस के ऊपर हो सकता है, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेटा अगर मैं गवर्नमेंट बजट्स की बात करूं, इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों मिलकर अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए यहाँ पे कमिटेड थे। राइट, तो दोनों ने सोचा क्यों ना हम मिलकर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स करें जिससे हम दोनों जो है अपनी कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप कर सके, ओवरऑल हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे ला सके। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पे डिसाइड हुए थे, अग्री हुए थे, और उसके ऊपर काम भी यहाँ पे शुरू होने वाला था। इसमें से अगर मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लूँ तो उसमें 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसकी वजह से इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चरली या मॉनेटरीली आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला था। सबसे पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जो था अगरतला एंड अखौरा रेलवे प्रोजेक्ट, जिसका इंडिया के पार्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो इंडियन रेलवेज यहाँ पे करने वाली थी। बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट इसको माना जा रहा था इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बट फिलहाल ये प्रोजेक्ट जाहिर सी बात है होल्ड पे चला गया है, अनलेस एंड अनटिल नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं आती है और उनका डिसीजन यहाँ पे नहीं आता है। राइट, उसके अलावा अगर हम सेकेंड बात करें एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे 4 कंट्रीज को रेल एंड रोड के वाया कनेक्ट करने के लिए बहुत ही बड़ा सा प्रोजेक्ट चारों कंट्रीज से मिलकर यहाँ पे अनाउंस किया था। ये प्रोजेक्ट था जहाँ पे हम इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश को वाया रेल एंड रोड यहाँ पे कनेक्ट करने वाले थे, जिससे हमारे बीच में ट्रेड आसान हो जाती, ट्रेड बढ़ भी जाती, और चारों कंट्रीज मिलकर इस प्रोजेक्ट के द्वारा अपने कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ला पाती। अगेन बिकॉज ऑफ बांग्लादेश का एग्जिट या पॉलिटिकल इश्यूज ये प्रोजेक्ट भी होल्ड पे चला गया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो था आपका इंडियन रेलवेज को एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था बांग्लादेश से। ठीक है, एक्सपोर्ट किस चीज का ऑर्डर था पता है? वो जो रेल की बोगियां होती है ना, जिसमें पीछे पैसेंजर कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें लोग बैठ के इंजन से कनेक्ट करके जाते हैं, तो रेलवे की बोगियों का प्रोजेक्ट मिला था। ठीक है, 200 करोड़ लोग ट्रैवल कर सके, कुछ ऐसा एक प्रोजेक्ट मिला था। मतलब एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर इंडिया को मिला था रेलवेज को ये बोगी बनाकर बांग्लादेश को देनी थी। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर बेटा जरा सा नोट कर लेना, इट वाज 950 करोड़।
तो जाहिर सी बात है इंडिया का जो रेलवे डिवीजन है ये एक्सपोर्ट की वजह से काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला था, बट अगेन ये अभी एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा नहीं होगा, यू नेवर नो, राइट। नेक्स्ट अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो एक लॉन्गेस्ट फेरी सर्विस इन द वर्ल्ड बनने वाली थी, वाराणसी से लेके पूरा यहाँ पे जाते हुए कनेक्ट करने वाली थी बांग्लादेश को। तो ये फेरी सर्विस का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था और ये बनने वाली थी वाराणसी से बांग्लादेश तक, ठीक है, विच वॉज नोन एज द लॉन्गेस्ट फेरी सर्विस इन द एंटायर वर्ल्ड। अब पता नहीं इस प्रोजेक्ट का भी क्या होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया बांग्लादेश की एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन अप्रूव हुई थी, ठीक है, जहां पे हम जो गैस है बहुत ही ज्यादा स्पीड से, जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बहुत ही ज्यादा स्पीड से हम ये पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसफर कर सकते थे टू बांग्लादेश, बिकॉज इंडिया जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बांग्लादेश को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है। इसका बेनिफिट इंडिया को भी होता, जाहिर सी बात है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, एंड इसका बेनिफिट बांग्लादेश को भी होता इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। लेकिन अगेन ये प्रोजेक्ट का मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो है बांग्लादेश के साथ मिलकर यहाँ पे साइन करे थे। इसमें दोनों कंट्रीज का बेनिफिट था, दोनों कंट्रीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, दोनों कंट्रीज का यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट था। बट ये प्रोजेक्ट्स फिलहाल होल्ड पे चले गए हैं और आगे क्या होगा, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, ये प्रोजेक्ट्स वो अग्री करेगी नहीं करेगी, हमें नहीं पता है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यहाँ पे बनकर आती है और अगर ये प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू नहीं होते तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान हमें भी यहाँ पे झेलना होगा, राइट। अब इसका इम्पैक्ट हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर देखते हैं। चलो गवर्नमेंट के ऊपर तो इम्पैक्ट हुआ ही हुआ है, अभी इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा, नहीं होगा, कम होगा, नहीं पता, जब तक बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी स्टेबल नहीं हो जाती, एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं हो जाती। बट अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उनके ऊपर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम नुमालीगढ़ रिफाइनरी की बात करें तो ये जो है अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ये करते थे बांग्लादेश को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट। अब फिलहाल इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इनका जो एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है काफी हद तक रुक चुका है, उसके वजह से कंपनी को भारी नुकसान यहाँ पे हुआ है और आगे भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप जो है करीबन 1500 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करती थी, ठीक है, 1500 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, जो इनका इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, वो डायरेक्टली ये जो इलेक्ट्रिसिटी है अडानी ग्रुप से इंपोर्ट करता था और अपने कंट्री में सप्लाई करता था। फिलहाल ये रुक चुका है एंड जाहिर सी बात है इसका नुकसान भी जो है अडानी ग्रुप को भुगतना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम मैरिको कंपनी की बात करें जो पैराशूट ऑयल है, ठीक है, जो सफोला गोल्ड ऑयल है, ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाती है या ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। अगर मैं इनका इंटरनेशनल बिजनेस देखूं, मतलब वो जो दूसरे कंट्रीज के साथ बिजनेस करती है, एक्सपोर्ट्स करती है, अगर मैं इनका इंटरनेशनल बिजनेस कैलकुलेट करूं तो इसमें से करीबन 44% उनका जो बिजनेस है वो आता था बांग्लादेश से, ठीक है। एंड ये बिजनेस अगेन इम्पैक्ट हो चुका है। इसकी वजह से अगर आप देखोगे इन कंपनीज के जो स्टॉक प्राइसेस है इसमें भी एक डाउनफॉल यहाँ पे दिखाई दिया है। साथ ही साथ अगर आप टाटा मोटर्स की बात करो या एशियन पेंट्स की बात करो, डाबर जैसी कंपनीज की बात करो, ऐसे बहुत सारे बेटा इंडियन कंपनीज है जो बांग्लादेश के साथ ट्रेड करते थे, जिनका यहाँ पे एक्सपोर्ट्स होता था बांग्लादेश में, भले बहुत ज्यादा नहीं, 1% से 5% ऑफ द टोटल बिजनेस, बट ये एक्सपोर्ट्स रुक जाने की वजह से, इसमें डाउनफॉल आने की वजह से, उनके बिजनेस में डाउनफॉल आने की वजह से इनका अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे ना, जब बांग्लादेश क्राइसिस यहाँ पे हिट हुआ, उनके स्टॉक प्राइसेस यहाँ पे फॉल हुए हैं, मतलब ये बिजनेसेस भी यहाँ पे इम्पैक्ट हुए हैं। तो जो क्राइसिस हमारे नेबरिंग कंट्री में हो रहा है इसका इम्पैक्ट हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, उसके रेवेन्यू के ऊपर, उसके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हमारे कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर एंड प्राइवेट सेक्टर के ऊपर या उनके बिजनेसेस के ऊपर तो यहाँ पे हुआ ही हुआ है। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे हम क्या फेस कर रहे हैं आपको पता है? ये सारी चीजें तो चलो रेवेन्यू प्रॉफिट इसकी हम बात कर रहे हैं, कल उठ के हो सकता है कि हम जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहे थे वो कंटिन्यू करें या ना भी कंटिन्यू करें, कम करें, जो होगा वो चलो प्रॉफिट लॉस की बात है, वो हम आगे रिकवर कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो यहाँ पे चैलेंज है, सबसे बड़ा हमारे लिए जो कंसर्न है, बिकॉज बांग्लादेश में जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हुआ करती थी वो इंडिया प्रो थी, मतलब इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थी और हम दोनों के बीच में पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत अच्छे थे बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो एक बहुत ही बड़ा हमें बेनिफिट मिला था इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमें एक बेनिफिट मिला था कि वहाँ पे जो बांग्लादेश का जो टेररिज्म ग्रुप था, आतंकवादी ग्रुप था, आता था वहाँ पे टेररिज्म फैलाता था, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था वहाँ की बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, चाहे आर्मी की बात करो, चाहे डिफेंस की बात करो, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करो, राइट।
उन्होंने हमें ये रोकने में काफ़ी मदद करी थी और काफ़ी हद तक उसकी वजह से ये टेररिज्म बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया में एक पीस मेंटेन था और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस था इन नॉर्थ ईस्ट रीजन या टू सिक्योर द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर वो बहुत ही कम हो गया था, राइट लेकिन करेंटली हमें हाई अलर्ट जो है यहाँ पे जारी करना पड़ा है इंडिया में। तो इंडिया की बॉर्डर्स को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत पड़ी है। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का एक भारी एक्सपेंडिचर बॉर्डर सिक्योर करने में जा सकता है, डिफेंस में जा सकता है, आर्मी पर्सनल डिफेंस इक्विपमेंट्स में जा सकता है। तो हमारा जो बजट था जिसको हम फोकस कर रहे थे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कि चलो हम कंट्री को ग्रो करेंगे, इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स करेंगे, वो बजट जो हमने अप्रूव करा था या जो बजट जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया था हो सकता है कि अब उसमें से थोड़ा सा हिस्सा या फोकस जो है डिफेंस की तरफ चले जाए एंड हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें भी स्लो डाउन उसकी वजह से दिख सकता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया जो है बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है टू डिफरेंट कंट्रीज और बांग्लादेश को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं खैर उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो हो सकता है ये एक्सपोर्ट्स आगे कंटिन्यू रहे या अगर 2-5% कम भी होता है तो उसमें बहुत भारी नुकसान हमें यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। पर टेक्सटाइल मार्केट को अगर ये क्राइसिस कंटिन्यू होगा तो टेक्सटाइल मार्केट में डिसरप्शन आएगा, कपड़ों का जो दाम है वो महंगा होगा, ये जो ब्रांड से जो कपड़े बनाती है बेचती है इनको प्रॉब्लम फेस होगी, कंज्यूमर्स जो उसको बाय करते हैं उनको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो सकती है। एंड सबसे बड़ी बात हमारी जो बॉर्डर्स है इनको सिक्योर रखना, बॉर्डर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा, गवर्नमेंट का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर इम्पैक्ट होगा, ये शायद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकता है अगर ये क्राइसिस कंटिन्यू करता है इन द लॉन्ग रन। ठीक है, बट अगर ये सॉल्व हो जाता है जो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, जो हमारा दोस्त है, वहाँ पे जो अनरेस्ट चल रहा है, जो दिक्कत हो रही है लोगों को, वो जल्द से जल्द सॉल्व हो, अगर ये नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में सॉल्व हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बस उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो इलेक्ट होके आए वो भी इंडिया के साथ फ्रेंडली हो एंड प्रो इंडिया गवर्नमेंट हो, सो दैट हम जो मिलकर डेवलपमेंट सोच रहे थे दोनों की कंट्रीज़ के लिए आगे भी हम ये डेवलपमेंट को कंटिन्यू कर सके और दोनों देश जो है मिलकर साथ में यहाँ पे डेवलप हो सके। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुकी हूँ। बाकी उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप और ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको आप समझना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना और कोई कमेंट्स हो और कोई बात है जो आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो भी वो कमेंट बिल्कुल कर देना। ठीक है, बाकी आज के लिए यहीं पे बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।